तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बच्चों सबसे पहले मुझे थोड़ा रिफ्लेक्शन बताना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस, लेंस के क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें मिरर भी कंबाइंड होता है। तो फिर बच्चों को उस वक्त दिक्कत ना हो, इसलिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करना चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो बच्चों व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन द रेज ऑफ लाइट strikes to any polished surface, then it returns back in the same medium. This phenomena is called reflection. When the rays of light strikes to any polished surface, then it returns back in the same medium. This phenomena is called reflection. तो बच्चों जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पर, सिल्वर सरफेस पर स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में रिटर्न होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन and second scattered or diffuse reflection. First, regular reflection. When the rays of light strikes to any smooth polished plane surface, then after reflection, reflected rays becomes parallel. This phenomenon is called regular reflection. तो जब rays किसी पॉलिश्ड प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो रही हैं, तब हम इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब रेज किसी रफ पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटर्ड और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। When the rays of light strikes to any rough polished surface and after reflection, reflected rays is scattered, then the reflection is called scattered or diffuse reflection. नेक्स्ट बच्चों, मुझे जो डिस्कस करना चाहिए आपसे वो सिंपल रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। तो इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है इंसिडेंट रे। द रे which strikes to the polished plane surface is called incident ray. The ray which strikes to the polished plane surface is called incident ray. Second, point of incidence. The point where the incident ray strikes to the polished surface is called point of incidence. Next, reflected ray. The ray which returns back in the same medium is called reflected ray. Next, normal perpendicular to the plane of surface or plane mirror at the point of incidence
is called normal. So this is incident ray, this is point of incidence, this is normal, this is reflected ray. Angle between the incident ray and normal is called angle of incidence. It is denoted by I. Angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection. It is denoted by R. Reflected ray. तो बच्चों ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें फर्स्ट लॉ वेरी सिंपल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, point of incidence and normal all lies in the same plane. And second law, with second law, angle of incidence, it is always equal to angle of reflection. Angle I is equal to angle R. नेक्स्ट बच्चों मुझे जो आपसे डिस्कस करना चाहिए वो है इमेजेस। रिफ्लेक्शन में इमेजेस कहां फॉर्म होती हैं? इन रिफ्लेक्शन इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म एट द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज are meet or appear to meet. If the reflected rays are really meet, then the form image is called real image, and if the reflected rays are appear to meet, then form image is called virtual or apparent image. रिफ्लेक्शन में हमेशा इमेजेस कहां बनती हैं? जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। यदि रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट करेंगी तो रियल इमेज, और यदि रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर होंगी मीट होते हुए तो वर्चुअल इमेज। इसका मतलब यदि ये प्लेन मिरर है, ये सोर्स है और सोर्स से ऐसी रेज इंसिडेंट हो रही है, हालांकि ऐसे रेज को बोलते हैं डाइवर्जेंट रेज। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल होगा। अब रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी जाएगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ऐसा होगा, हमेशा नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे होगी तो ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये आपको क्लियर दिख रहा है, डाइवर्जेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ये रियली मीट नहीं करेंगी। लेकिन यदि इनको पीछे एक्सटेंड किया जाए, इसको पीछे एक्सटेंड किया जाए, तो यही रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी या यहां पर अपीयर हो रही है मीट होते हुए, इसलिए इसको हम बोलेंगे इस सोर्स की वर्चुअल इमेज। लेकिन यदि आप कॉन्वर्जेंट रेज इंसिडेंट करें, प्लेन मिरर है, सोर्स बहुत बड़ा है, उससे रेज आ रही है, ऐसी रेज को बोलते हैं कॉन्वर्जेंट। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब नॉर्मल के एक साइड यदि इंसिडेंट रे होती है
साइड पर होती है रिफ्लेक्टेड रे, यहां भी ऐसा ही होगा, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर रियली मीट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रियल इमेज बन रही है। ये क्या है? रियल इमेज। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे चलेगा तो आप समझ जाइएगा, images in reflection, images are always formed at the point where the reflected rays are meet or appear to meet. If the reflected rays are really meet, then the formed image is called real image, and if the reflected rays are appear to meet, then the formed image is called virtual or apparent image. बच्चों मिरर के केस में याद रखिए, मिरर के सामने जो इमेज बनेगी वो रियल, और मिरर के पीछे जो बनेगी वो वर्चुअल। इसीलिए हम लोग मिरर के सामने तो स्क्रीन रख सकते हैं, मिरर के पीछे स्क्रीन रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिरर स्क्रीन को ढक लेगा। इसलिए जो रियल इमेज है वो उसको हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते। तो दोज इमेजेस which can be formed on the screen are called real image, and those images which cannot be formed on screen are called virtual image. वर्चुअल इमेज को हम देख तो सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर फॉर्म नहीं करवा सकते। वर्चुअल इमेजेस हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड होती हैं, रियल इमेजेस हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड होती है। तो ये हो गया बच्चों इमेजेस से रिलेटेड डिस्कशन। अब नेक्स्ट मुझे जो पॉइंट डिस्कस करना चाहिए वो पॉइंट है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट बच्चों, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है जरा आपको समझना चाहिए। तो थोड़ा सा ये जरूरी है कि आप इसको थोड़ा डिटेल में समझें। ये प्लेन मिरर है, इसके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट P है। इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे ये इंसिडेंट किया है और एक रे ये इंसिडेंट किया, क्योंकि हमको एक बात समझ में आ गई है कि हमेशा इमेजेस उस पॉइंट पर बनती हैं जहां रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती है। तो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करने के लिए मिनिमम कितनी रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए? 2। अब 2 रिफ्लेक्टेड रेज तो आपको तभी मिलेंगी जब 2 इंसिडेंट रेज हों। तो एक इंसिडेंट रे मैंने डिसाइड की है परपेंडिकुलर, और दूसरी रे जो है वो इस तरीके से किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। अब यदि मेरा क्वेश्चन है कि जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो कर रही है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर सेम डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में रिटर्न होगी। यदि मैं पूछूंगा क्यों, ऐसा क्यों, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। भाई आपको ये क्लियर है कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या डेफिनेशन दी है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यदि ये रे ऐसी इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया।
और यदि ऐसी रे इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम हो गया। लेकिन अब नॉर्मल के ही डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बन रहा। जब नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बन रहा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी, उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। अब सेकंड रे ये इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसलिए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, I = R इसको। तो बच्चों आपके सामने है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, ये ऐसी जाएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने बताया इमेजेस कहां बनती है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। तो अब तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट नहीं करेंगी। यदि हम इसको पीछे एक्सटेंड करें, इसको पीछे एक्सटेंड करें, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर अपीयर हो रही मीट होते हुए, इसका मतलब व्हाट इज P डैश, दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट P। अब बच्चों ये एंगल यदि I है तो ये एंगल भी I होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये R है तो ये एंगल भी R होगा। ये 90 है, ये भी 90 है। डेफिनेटली ये टू ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, और इन टू ट्रायंगल्स यदि आप देखें तो यदि मैं इसको नेम दे दूं, इसको A, इसको B, इसको C, इसको M या N, तो आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल PAB। It is similar to triangle P dash AB, P dash AB। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो रीजन उसका, ये एंगल I और ये एंगल R दोनों इक्वल है। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल PAB और P dash AB, एंगल PAB is equal to एंगल P dash AB is equal to of 90 डिग्री। और बच्चों ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि कभी भी टू ट्रायंगल्स में टू एंगल्स इक्वल हों तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। भाई मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, उनके एक एक एंगल 30-30 के हैं, दूसरे एंगल 90-90 के हैं, तो बचे हुए एंगल्स कितने कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के। क्योंकि कभी भी किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का समेशन कितना होता है, 180। इसका मतलब थर्ड एंगल्स भी इक्वल हो गए। यदि दो एंगल इक्वल हैं तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और कभी भी टू ट्रायंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल्स में हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इसलिए इस ट्रायंगल की साइड की हम बोलते हैं PA, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड होगी P dash A। फिर फर्स्ट ट्रायंगल की साइड हम बोलते हैं AB, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड होगी AB, कॉमन साइड है। ये कैंसिल हो गई, 1 हो गया। PA is equal to P dash A हमने प्रूव किया। यदि कॉमर्स का कोई स्टूडेंट हो और उससे पूछेंगे बताओ प्लेन मिरर के सामने 5 मीटर डिस्टेंस पर यदि ऑब्जेक्ट है तो कितने डिस्टेंस बिहाइंड उसकी इमेज बनेगी, तो हो सकता है वो आंसर देगा कि शायद अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस पर बनेगी, क्योंकि जैसा वो प्रैक्टिकली देखता है वैसा ही बात करेगा। लेकिन आप लोग तो प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए आप बोल सकते हैं नहीं एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी।
What is PA? Distance of object from plane mirror. What is P dash A? Distance of image from plane mirror. तो इसका मतलब हम बता सकते हैं क्या नेचर होगा. नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इट शुड बी वर्चुअल. हमेशा प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है. कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर. एक्सेप्ट केवल एक ही केस को छोड़कर, जब रेज उस पर कैसी इंसिडेंट होती है? कॉन्वर्जेंट. और इसलिए क्वेश्चन बनता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, यदि कॉन्वर्जेंट रेज इंसिडेंट होंगी तो प्लेन मिरर उनकी क्या बनाता है? रियल इमेज. बाकी सब केस में वर्चुअल इमेज. तो इसका मतलब फर्स्ट तो जो है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर शुड बी वर्चुअल. तो ये वर्चुअल होगी. सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर it is always equal to same as the distance of object in front of the mirror. जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने होता है उतने डिस्टेंस बिहाइंड उसकी इमेज फॉर्म होती है. तो सेकंड फॉर्म ने ये प्रूव किया कि ये इज इक्वल टू p डैश. थर्ड बच्चों, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इट इज लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो प्लेन मिरर में राइट साइड दिखाई देगा. और इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी. पर प्रैक्टिकली देखिए, जो एम्बुलेंस होता है उसमें आप देखिए उल्टा लिखा रहता है. अब क्यों लिखा रहता है उल्टा? क्योंकि उसके सामने जो कार है उसमें जो साइड मिरर है उसमें उसकी इमेज दिखाई देती है. ड्राइवर को पीछे से एम्बुलेंस आ रही है वो कैसे देखेगा? तो साइड मिरर में देखता है. साइड मिरर में उसको सीधी इमेज दिखाई देती तो एम्बुलेंस पढ़ सकता है वो. तो यदि मान लीजिए प्लेन मिरर है और यदि मैं प्लेन मिरर के सामने अपना ये हाथ उठाऊं, घड़ी वाला हाथ तो यही दिखाई देगा पर मेरे साइड से लेफ्ट साइड होगा, इमेज के साइड से राइट साइड होगा. तो थर्ड पॉइंट, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इट इज लैटरली इन्वर्टेड. And fourth, the image formed by plane mirror, the height of image formed by plane mirror, it is same as the height of object. जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है सेम हाइट की इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से. जो आपको वो लॉकिंग मिरर्स दिखाई देते हैं जिनमें कोई व्यक्ति जितनी उसकी हेल्थ है उससे ज्यादा दिखाई देती है या कम दिखाई देती है, ज्यादा हाइट दिखती है या कम हाइट दिखाई, वो सब कर्व मिरर होते हैं. प्लेन मिरर में हमेशा सेम हाइट. तो बच्चों ये 4 प्रॉपर्टीज होती है, 4 नेचर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. देखिए कैसे बनेंगे. तो मान लीजिए प्लेन मिरर है और इसके यहाँ पर सामने ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रन कर रहा है टुवर्ड्स मिरर 5 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रन कर रहा है टुवर्ड्स प्लेन मिरर with a speed of 5 meter per second,
तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज? तो बहुत सिंपल, यहां पर यदि ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज भी सेम डिस्टेंस पर बनेगी और इमेज भी सेम स्पीड से रन करेगी। इसलिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पर था, तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी? 5 मीटर बिहाइंड। अब मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहा है, तो 1 सेकंड आफ्टर ये मैन कहां जाकर टच कर जाएगा? मिरर को, तो उसकी इमेज भी वहीं बनेगी। 1 सेकंड पहले, बिफोर, मैन और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना था? 10। लेकिन 1 सेकंड के बाद क्या हुआ? दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इमेज, वो डबल मानी जाएगी, 2v। यदि ऑब्जेक्ट रन कर रहा है v मीटर पर सेकंड से, तो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू इमेज जस्ट डबल, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बच्चों, यदि मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर से रिलेटेड आप याद रखिए, क्योंकि मैं इसको डिराइव करवा सकता हूं पर कोई मतलब नहीं है उसका। आप लोगों ने बचपन में खेल किया है, सन से जो रेज आती हैं उनको मिरर पर और मिरर से रिफ्लेक्ट करके किसी के फेस पर डाला। परेशान कर रहे हो आप किसी को, फिर उसको गुस्सा ही, वो आपको डांट रहा है, तो आपने मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया, तो अब दूसरे के फेस पर डालने लग गए। तो ये जो आपने मिरर को थोड़ा सा घुमाया, सपोज थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हुई? ये जस्ट डबल एंगल से रोटेट होती है। इफ प्लेन मिरर rotated by theta angle, then reflected ray rotated by 2 theta angle। यदि आप प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे जस्ट डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी। यदि आप यहां पर, ये प्लेन मिरर है, सन से रेज आ रही हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर गई। यदि प्लेन मिरर को आप रोटेट कर देंगे थीटा एंगल से, अब रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में न जाकर ऐसी आएगी और ये एंगल होगा 2 थीटा। तो याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं। इफ प्लेन मिरर रोटेटेड बाय थीटा एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा एंगल। नेक्स्ट बच्चों, ये केस आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि यदि कोई मैन है और यदि अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट कितनी होनी चाहिए? साथ ही साथ ये जो शॉर्टेस्ट हाइट का मिरर है, फुल इमेज देखने के लिए इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो बच्चों, यदि ये कोई मैन है और अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो जो मिरर है उसकी शॉर्टेस्ट हाइट इस मैन की हाइट की जस्ट हाफ होनी चाहिए, h/2। और इस शॉर्टेस्ट हाइट के मिरर की जो लोएस्ट पोजीशन है, लोएस्ट पॉइंट है, उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होनी चाहिए? तो जितना इस मैन का आई लेवल है ग्राउंड से, जितनी हाइट पर है, इस हाइट का जस्ट हाफ, h/2। जो
इमेज है, फुल इमेज है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट हाइट से ही बनती है। यदि आप खड़े हो जाए और वॉल को फुल मिरर सरफेस कर दें तो नो डाउट आपको अपनी फुल इमेज तो दिखेगी। लेकिन यदि आप मिरर को छोटा कर दें, कम करते जाएं, तो एक शॉर्टेस्ट हाइट आएगी जिसमें आप अपनी फुल इमेज देख पाएंगे, लेकिन उससे शॉर्ट करेंगे तो नहीं दिखेगी। तो आपने देखा है जो फेस मिरर्स हैं उसमें आप फेस तो देख पाते हैं लेकिन फुल इमेज नहीं देख पाते। एक्चुअली में यदि आप ये मिरर पूरा फुल मिरर भी है तो भी ये इस मैन की हाइट ए भी, तो ए से जो रेज है वो यहां जाएगी, इस कॉर्नर पर इंसिडेंट करेगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां आनी चाहिए, आई पर। जो बी से रेज है वो इस कॉर्नर पर इंसिडेंट होनी चाहिए और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई पर आना चाहिए। जब ऐसा होगा तो इस मैन को अपनी फुल इमेज दिखाई देगी। तो बच्चों, इस पूरी बात को मैं समझाता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।